रामगढ़ गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रामदीन जी और उनकी पत्नी सावित्री। उनके दो बेटे थे, राघव और माधव, और दो बहुएं, कामिनी और आरती। घर कच्चा था पर रिश्ते पक्के थे, या शायद सबको ऐसा ही लगता था। राघव स्वाभिमानी, मेहनती, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में जल्दी आ जाने वाला, और उसकी पत्नी कामिनी जो तेज तर्रार, स्वार्थी और चालाक, जो पूरे घर और जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ राघव का छोटा भाई माधव, जो बहुत ही भोला भाला, नेक दिल और अपने बड़े भाई तथा परिवार का सम्मान करने वाला, और उसकी पत्नी आरती जो सहनशील, संस्कारी और सरल स्वभाव की, जो परिवार की खुशी के लिए हर मुश्किल चुपचाप सह लेती है। प्रणाम माँ जी। लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। आज मैंने आपके घुटनों के दर्द को ध्यान में रखकर इसमें विशेष रूप से अदरक और तुलसी डाली है। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें अखंड सौभाग्यवती रखे। सचमुच तू मेरा कितना ख्याल रखती है कामिनी, वरना इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही कहाँ है। क्या करूं माँ जी, मेरा तो दिल ही ऐसा है। मुझसे अपनों का दुख देखा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि इस घर में सीधेपन का सिर्फ ढोंग किया जाता है। अब छोटी को ही देख लीजिए, सुबह से रसोई में घुसी है, पर आपके लिए एक कप चाय तक लाकर देना उसने जरूरी नहीं समझा। सारा काम बस दिखावे के लिए करती है। हाँ, ये तो मैंने भी गौर किया है। आरती बस अपने काम में खोई रहती है, कभी आकर मेरे पास दो पल बैठती तक नहीं। माँ जी, भैया जी और इनके लिए नाश्ता तैयार है। और माँ जी, आपके लिए मैंने बिना घी की दलिया बनाई है। डॉक्टर जी ने कहा था ना कि सुबह आपको हल्का खाना देना है। रहने दो आरती, अब तुम्हें माँ जी के खानपान की बड़ी चिंता होने लगी। जब माँ जी सुबह से बिना चाय के बैठी थी, तब तो तुम रसोई में अपनी ही धुन में मगन थी। मैंने जब चाय बनाकर दी, तब जाकर माँ जी के जान में जान आई। तुम बस ये दिखाना चाहती हो कि सारा काम तुम अकेले करती हो, ताकि बाबूजी की नजरों में तुम महान बन सको। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सुबह से बाबूजी के लिए काढ़ा और गाय के बछड़े के लिए दाना तैयार कर रही थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। मैंने जानबूझकर देरी नहीं की। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे आरती। काम चोरी को छुपाने के लिए इतने लंबे चौड़े तर्क। माँ जी, देखिए कैसे ये मेरे सामने पलटकर जवाब दे रही है। आज मुझसे जुबान लड़ा रही है, कल को तो ये इस घर में किसी को कुछ समझेगी ही नहीं। आरती, कामिनी बड़ी है तुमसे। अगर वो तुम्हें कुछ समझा रही है तो आगे से बहस करने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्यादा में रहना सीखो। जाओ, जाकर बाकी का काम खत्म करो। यहाँ खड़े होकर अपनी सफाई मत दो। जी माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा। आंखों में आंसू रोककर, सिर झुकाते हुए आरती चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है, और वहीं कामिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है कामिनी, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? रहने दीजिए अजी, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। आप तो दिन भर खेत और बाजार में पसीना बहाते हैं, और यहाँ घर में आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मुझे तो इस घर में अपनी और आपकी कोई इज्जत ही नजर नहीं आती। तुम ये क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, बात क्या हुई है? क्या माधव या आरती ने कुछ कहा? माधव तो छोटा है, वो क्या बोलेगा, लेकिन उसकी पत्नी आरती, उसके तेवर तो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। आज सुबह उसने माँ जी के सामने
मुझे इतना भला बुरा कहा कि मेरी आत्मा कांप उठी। उसने साफ शब्दों में कहा कि इस घर की बड़ी बहू सिर्फ नाम की है, सारा काम तो वही संभालती है। और तो और वो बाबूजी को भी पट्टी पढ़ा रही है कि इस बार फसल का जितना भी मुनाफा हो वो माधव के नाम कर दिया जाए, क्योंकि आप तो सीधे हैं और आपको कोई समझ नहीं है। क्या आरती की इतनी हिम्मत? वो हमारे हिस्से के हक पर नजर डाल रही है और माधव ने कुछ नहीं कहा। आप पहले बैठिए जी, अभी गुस्सा मत कीजिए। माधव तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा हुआ है, वो वही करता है जो आरती कहती है। अजी मैं अपने लिए नहीं डरती, मैं तो आपके भविष्य के लिए डरती हूँ। अगर आज आपने अपने कदम नहीं उठाए तो ये दोनों मिलकर आपको और माजी बाबूजी को इस घर से बेदखल कर देंगे। आरती बाबूजी के सामने इतनी सीधी बनती है जैसे उससे भोला कोई है ही नहीं, पर पीठ पीछे वो हम सबको चबा जाने की ताकत रखती है। आपको कल ही बाबूजी से अपने हक की बात करनी होगी, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो कामिनी, मैं कल ही इस बारे में बाबूजी से बात करूंगा। मैं अपने जीते जी तुम्हारा और अपना हक किसी को मारने नहीं दूंगा। आरती की इस चालाकी का जवाब मुझे देना ही होगा। अगली ही सुबह राघव ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लिया। घर का माहौल गंभीर था और सभी राघव की ओर देख रहे थे, मानो उसके मुंह से निकलने वाली बात का इंतजार कर रहे हों। राघव बेटा, तूने सुबह सुबह मुझे यहाँ किस लिए बैठने को कहा? क्या कोई विशेष बात है? हाँ बाबूजी, बात बहुत बड़ी है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं इस घर में रात दिन गधे की तरह मेहनत करता हूँ ताकि परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन मुझे पता चला है कि पीठ पीछे मेरे ही हक को मारने की साजिश रची जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपकी मेहनत पर किसने साजिश रची? हम तो हमेशा आपके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। तुम भोले बनते हो माधव, या वाकई में तुम्हें कुछ पता नहीं है? अपनी पत्नी से पूछो कि वो दिन भर बाबूजी के कान में क्या फुसफुसाती रहती है। बाबूजी, आरती ने मुझसे कहा है कि बड़े भैया को खेती की कोई समझ नहीं है और इस बार का पूरा मुनाफा माधव के बैंक खाते में जाना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? नहीं बाबूजी, भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत बोलिए दीदी। मैंने कभी ऐसी बात सपने में भी नहीं सोची। भैया जी तो हमारे लिए पिता समान है, मैं उनके हक पर कैसे नजर डाल सकती हूँ? चुप रहो आरती, तुम्हारी ये मासूमियत का मुखौटा अब उतर चुका है। बाबूजी, ये लड़की इतनी शातिर है कि सबके सामने गाय बन जाती है और अकेले में मुझे डांटती है, ताने मारती है। कल इसने मुझसे कहा कि अगर मैंने घर के मामलों में ज्यादा दखल दिया तो ये मुझे इस घर से निकलवा देगी, क्योंकि बाबूजी सिर्फ इसी की सुनते हैं। हाँ, कामिनी ठीक कह रही है। मैंने खुद देखा है कि आरती का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। ये बड़ी बहू का अनादर करती है और हर बात में अपनी मनमानी करना चाहती है। आरती बेटी, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहना है? बाबूजी, जहाँ विश्वास ही डगमगा जाए वहाँ सफाई देने से क्या फायदा? अगर माजी और दीदी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं उनकी हर डांट स्वीकार करती हूँ। मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मेरा सब्र और मेरा ईश्वर ही मेरी सच्चाई जानते हैं। बाबूजी, मुझे अपनी आरती पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। माधव, अपनी बीवी की अंधभक्ति से बाहर निकल। कामिनी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आरती बेकसूर है तो हर बार घर में क्लेश उसी की वजह से क्यों होता है? बाबूजी, आज आपको फैसला करना होगा। या तो आरती इस घर के कायदे कानून से रहे या फिर हमें हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। बस बंद करो ये तमाशा। इस घर का बंटवारा मेरे जीते जी नहीं होगा। आरती, अगर तुम्हारी वजह से घर की शांति भंग हो रही है तो तुम्हें सचेत होना होगा। राघव और कामिनी इस घर के बड़े हैं, उनका सम्मान करना तुम्हारा धर्म है। आज के बाद मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
दोपहर के समय माधव और राघव दोनों खेत की तरफ चल दिए। राघव गुस्से में था। वो इसलिए माधव से आगे आगे चला जा रहा था। खेत पहुंचते ही दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। राघव गुस्से में तेजी से कुदाल चला रहा है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी है। माधव कई बार राघव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उसकी तरफ देखता तक नहीं। भैया जरा रुकिए, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है। आरती ने पोटली में खाना बांध कर दिया था। आइए थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। तुम अपना खाना खाओ और अपना काम करो। मुझे मेरे काम के बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। भैया आप मुझसे और आरती से इतने नाराज क्यों हैं? जब से घर में वो बात हुई है आपने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो छोटे भाई को डांट लीजिए, पर इस तरह परायों की तरह मुंह तो मत मोड़िए। छोटा भाई? माधव, जब तक तू मेरा छोटा भाई था मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा, लेकिन जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तू उसका गुलाम बन गया है। कामिनी दिन रात घर संभालती है। आज तेरी बीवी पीठ पीछे हम सबको इस घर से बेदखल करने के मंसूबे पाल रही है, और तू अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसका साथ दे रहा है। भैया भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आरती ऐसी नहीं है। कामिनी भाभी जो कह रही हैं उसमें कोई तो गलतफहमी हुई है। आरती तो हमेशा आपकी और माजी की सेवा में लगी रहती है। बस माधव, अब अपनी बीवी की तारीफें मेरे सामने मत कर। कामिनी कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम दोनों मिलकर बाबूजी की नजरों में हमें गिराना चाहते हो। आज के बाद मुझसे सिर्फ खेत के काम की बात करना। भाई भाई का रिश्ता तुमने और तुम्हारी बीवी ने खुद खत्म किया है। राघव गुस्से में अपनी कुदाल उठाता है और माधव को अकेला छोड़कर खेत के दूसरे कोने की तरफ चला जाता है। माधव हताश होकर वहीं खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर का पिछला हिस्सा, जहां कपड़े धोने और बर्तन मांजने की जगह है। दोपहर की तपती गर्मी है। तेज धूप सिर पर चमक रही है और आरती पसीने से लथपथ होकर भारी भरकम बर्तन मांज रही है। तभी कामिनी वहां आकर खड़ी हो जाती है। क्यूरी महारानी, आ गए ना औकात पर। बहुत बनती थी ना बाबूजी की लाडली। अब देखो पूरा घर मेरी उंगलियों पर नाचता है। माँ जी वही सुनती हैं जो मैं सुनाती हूँ, और राघव जी वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। तुम्हारा वो सीधा साधा पति भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। दीदी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। इस घर को एक रखने के लिए मुझसे जो बन पड़ता है मैं करती हूँ, फिर भी आप मेरे खिलाफ सबको भड़काती है। बहन, मुझे नहीं बनना तेरी बहन। तू इस घर में आकर सब पर छा जाना चाहती थी। तेरी वो मीठी मीठी बातें, वो सबका ख्याल रखना, मुझे सब नाटक लगता है। मुझे इस घर की चाबियां चाहिए। पूरी जायदाद पर मेरे पति का नाम होना चाहिए, और इसके लिए अगर मुझे कितना भी गिरना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, तो मैं बिना एक पल सोचे वो भी करूंगी। दीदी, इंसान की अदालत से बड़ा भगवान का इंसाफ होता है। आप मुझे जितना चाहे डांट सुनवा लें, सबको मेरे खिलाफ कर दें, लेकिन मैं अपने संस्कारों को नहीं छोड़ूंगी। मेरा सब्र मेरी कमजोरी नहीं, मेरा विश्वास है। एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। देखते हैं तुम्हारा ये सब्र आखिर कब तक टिकता है। अब ज्यादा बातें मत करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इसके बाद पूरे घर में पोंछा भी लगाना है। और हाँ, आज पूरे परिवार के लिए खाना भी तुम्हें ही बनाना है, वो भी बिल्कुल अकेले। मैं तो अब आराम करने जा रही हूँ। कामिनी वहां से पैर मटकाते हुए चली जाती है। आरती आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिर जाते हैं। वो भगवान का नाम लेती है और फिर से काम में जुट जाती है।
रात हो चुकी थी। माधव और राघव भी खेत में काम करके वापस आ गए थे। तभी अचानक से घर में हंगामा हो जाता है। सावित्री, बाबूजी, राघव और माधव मिलकर खेत के सिलसिले में बात कर रहे थे। तभी अचानक से कामिनी की चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी, बाबूजी, राघव जी, अरे कोई जल्दी यहाँ आओ, मैं लुट गई, मेरा सोने का हार चोरी हो गया, जल्दी आओ। अरे मैं बर्बाद हो गई, हाय दैया, मेरी माँ का दिया हुआ पुश्तैनी सोने का हार नहीं मिल रहा। मैंने उसे कितने संभाल कर रखा था, आखिर वो कहाँ चला गया? कोई तो बताओ, मेरा हार किसने लिया? क्या कह रही है कामिनी? इतना महंगा हार गायब हो गया? तूने ठीक से ढूंढा कि नहीं? माँ जी, मैंने सब जगह देख लिया। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम किसी और का नहीं, बल्कि उसी चोरमी आरती का है। वो कई दिनों से मेरी अलमारी के आसपास मंडरा रही थी। कल ही मैंने उसे अपने कमरे से निकलते देखा था। माधव, अपनी बीवी को बाहर बुला। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। अगर आरती ने चोरी की है तो मैं उसे इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगा। आरती, जरा यहाँ आओ जल्दी। भैया भाभी, आप दोनों गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आरती चोर नहीं है, न वो सोने चांदी की भूखी है। ओहो माधव, अपनी बीवी की वकालत बंद करो। अगर ये पाक साफ है तो इसके कमरे की तलाशी लेने दो। क्यों आरती, तलाशी देने में डर लग रहा है क्या? दीदी, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप शौक से मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं। मेरा कमरा और मेरा दिल दोनों साफ है। चलिए अजी, आप खुद इसके कमरे की तलाशी लीजिए। देखिए, देखिए माँ जी, मैंने कहा था ना कि यही चोरनी है। ये रहा मेरा हार, इसके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। अब क्या कहोगे माधव? अब क्या कहोगी आरती? थू है तुझ पर आरती। हमने तुझे इस घर की बहू बनाया और तू इतनी नीच निकली कि अपनी ही जेठानी के गहने चुराने लगी। देख लिया माधव, ये है तेरी बीवी की असलियत। बाबूजी, आज ही इस औरत को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दो। अचानक से किसी आदमी आवाज आती है। अरे, रामदीन जी हैं यहाँ पर? कोई है भाई? ये आवाज तो शायद धनीराम सुनार जी की है, पर ये इस वक्त क्यों आए हैं? सभी घर वाले बाबूजी की बैठक में आ जाते हैं, जहां धनीराम सुनार जी आए हुए थे। अरे धनीराम जी, आप इस वक्त हमारे घर? आइए बैठिए, सब ठीक तो है? रामदीन भाई साहब, माफी चाहता हूँ जो बिना बुलाए इस वक्त आपके घर आना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे तुरंत आना पड़ा। दरअसल आपकी बड़ी बहू जी कल दोपहर मेरी दुकान पर आई थी। अरे सुनार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी दुकान पर कब आई? आप किसी और की बात कर रहे होंगे। नहीं बहू जी, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, पर मेरी याददाश्त और आंखें अभी भी बहुत तेज हैं। आप ही आई थीं। भाई साहब, ये बहू जी कल मेरे पास एक सोने का हार लेकर आई थी और उसे बेचकर नगद 5 लाख रुपए मांग रही थी। इन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें अपने किसी निजी काम के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या कामिनी, तुम सुनार की दुकान पर गई थी? लेकिन तुम्हारा हार तो आरती के कमरे से मिला है। पूरी बात सुनिए राघव बेटा। मुझे शक हुआ क्योंकि यह प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं। मैंने इनसे कहा कि मुझे हार की शुद्धता जांचने के लिए 1 दिन का समय चाहिए और मैं पैसे कल दूंगा। इन्होंने हार मेरे पास छोड़ दिया, लेकिन आज सुबह ये दोबारा दौड़ती हुई मेरी दुकान पर आई और कहने लगी कि मुझे मेरा हार वापस दे दो, मुझे नहीं बेचना। मैंने इन्हें हार वापस कर दिया,
मुझे लगा कि घर में कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है, इसलिए मैं खुद यह सच बताने चला आया। कामिनी, इनके कहने का क्या मतलब है? अगर हार सुनार के पास था तो वो आज दोपहर आरती के कमरे में कैसे पहुंचा? साफ साफ बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बाबूजी, मैं बताता हूँ बाबूजी। आज दोपहर जब आरती कुएं पर पानी भरने गई थी, तब मैंने कामिनी भाभी को चुपके से हमारे कमरे में घुसते देखा था। मुझे लगा कि वो शायद कोई सामान लेने गई हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समझ में आया कि ये अपनी ही चोरी को छुपाने और आरती को फंसाने के लिए हार को उसके बिस्तर के नीचे छुपाने गई थी। कामिनी, तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने मुझसे झूठ बोला, मेरे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ मेरे कान भरे, माजी से झूठ बोला। तूने सिर्फ आरती को बदनाम करने के लिए ये सारा घिनौना खेल रचा। हाय राम, ये मैंने क्या सुन लिया? मैं किस पर भरोसा कर बैठी थी? कामिनी, तूने मेरी ममता का फायदा उठाया। तूने एक मासूम बच्ची पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और जलन में अंधी हो गई थी। मुझे आरती की अच्छाई और उसकी तारीफों से जलन होती थी, इसलिए मैं उसे इस घर से निकालना चाहती थी ताकि पूरी जायदाद पर मेरा कब्जा हो सके। मैंने ही माजी के कान भरे, मैंने ही राघव जी को भड़काया, मैंने ही आरती को प्रताड़ित किया। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आरती, मुझे माफ कर दे बहन। तूने हमेशा मुझे बड़ी बहन माना और मैंने तेरे साथ कसाईयों जैसा व्यवहार किया। तूने हर जुल्म सहा पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरा वो सब्र आज मेरी चालाकी पर भारी पड़ गया। मुझे सजा दे, पर मुझे इस घर से मत निकाल। मैं सुधर जाऊंगी आरती। दूर हट आरती के पास से, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। बाबूजी, मैं आज ही इस औरत को इसके मायके छोड़ाता हूँ। इसने हमारे परिवार की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। मुझे माफ कर दे आरती बेटी। मैं माँ होकर भी तेरी पाकीज़गी को नहीं पहचान पाई। मैंने कामिनी की बातों में आकर तुझे इतनी डांट सुनाई, तुझ पर शक किया। तूने कितना दर्द सहा है बेटी, फिर भी तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हैं और माँ अगर अज्ञानता में डांट भी दे तो बच्चे उससे रूठते नहीं हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दीदी, संभालो अपने आप को। आपको ऊपर वाले के आगे झुकना चाहिए, मेरे आगे नहीं। मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मुझे पता था कि एक दिन आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। सब्र का रास्ता लंबा जरूर होता है दीदी, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। भैया जी, बाबूजी, भगवान के लिए दीदी को घर से मत निकालिए। अब जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इन्हें सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर आज ये घर से बेघर हो गई तो हमारे परिवार की बदनामी होगी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया आरती। तूने आज सिर्फ अपने सब्र से सच को साबित नहीं किया, बल्कि इस बिखरते हुए परिवार को भी बचा लिया। राघव, अगर आरती कामिनी को माफ कर रही है तो हम भी इसे एक आखिरी मौका देते हैं। लेकिन कामिनी, याद रखना, आज के बाद अगर इस घर में किसी पर भी तेरी चालाकी की परछाई भी पड़ी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बाबूजी, मैं शपथ लेती हूँ कि आज से मैं आरती की दासी बनकर रहूंगी और कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। आरती ने मुझे आज जो जीवन दान दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। सच ही कहा गया है, चालाकी की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सब्र और सच्चाई की नींव इतनी मजबूत होती है कि उसे कोई आंधी नहीं हिला सकती।